के लिए नहीं। जनांकी लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? जनांकी लाभांश क्या होता है? ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जनांकी और लाभांश, अर्थात जनसंख्या का लाभ वाला पॉइंट पर यह आधारित है। जनसंख्या से कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करें, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कुशलता विकास को प्रोत्साहन और अधिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रारंभ, शिशु मृत्यु दर में कमी, उच्च शिक्षा का निजीकरण। देखिए, बहुत आसान प्रश्न है। अगर आप जनांकी लाभांश, जनसंख्या का लाभ लेना चाहते हैं, अर्थात आपके घर में 10 लोग हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कब होगा? जब 10 लोग काम करना जानते हैं, कई कार्यों में कुशल होंगे। कुशल होंगे तो रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो आपके घर की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, आर्थिक रूप से आपका घर सुदृढ़ होगा। ठीक इसी तरह देश में होता है, देश में लोग कुशल होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करने की क्षमता रहेगी लोगों में, ठीक है, इनोवेटिव रहेंगे तो उतना ही ज़्यादा लोगों का जनसंख्या में जो है तो उतना ज़्यादा लाभ होगा। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही है, कुशलता विकास को प्रोत्साहन। खाली बैठे रहेंगे लोग, जनसंख्या बढ़ती रहेगी, बिना काम के रहेंगे, संसाधन देश का खत्म होगा धीरे धीरे और उससे कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है, कुशल रहेंगे तो संसाधन का उचित इस्तेमाल होगा। तो इसका पहला उत्तर होगा। दूसरा जो है सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से संबंधित है, जो कमजोर तबके के लोग हैं उनके जीवन यापन के लिए संबंधित है। शिशु मृत्यु दर में कमी है, जनसंख्या में कमी करेगा, न कि जनसंख्या के लाभांश से इसका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। उच्च शिक्षा का निजीकरण, निजीकरण करने से शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हो सकती है, माना जा सकता है, लेकिन निजीकरण करने से शिक्षा से लोगों की पहुंच दूर हो जाएगी। लोग इतने सक्षम नहीं है कि निजी संस्थानों में शिक्षा अपने बच्चों को दे सकें, तो यह भी उचित नहीं होगा। तो पहला जो है कुशलता विकास को प्रोत्साहन ही आंसर होगा। जनसंख्या पिरामिड के अंतर्गत कौन सा समूह आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है? देखिए, पिरामिड में मुख्यतः 3 वर्गों को शामिल किया जाता है। 0 से 14 वर्ष आयु समूह, फिर 15 से 64 वर्ष आयु समूह और 64 प्लस आयु समूह। तो ये 0 से 14 वर्ष और 64 प्लस, ये दोनों आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है इन दोनों समूहों को। बाकी 15 से 64 जो समूह हैं, ये उत्पादक समूह होते हैं, उत्पादन करते हैं, ये उत्पादनकर्ता होते हैं, देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि करते हैं। 0 से 64 अनुत्पादक होते हैं, वहीं 64 प्लस जो होते हैं ये भी अनुत्पादक होते हैं। ठीक है, 64 प्लस में भी ये आश्रित हो जाते हैं आकर के। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है उसके अनुसार 0 से 14 वर्ष आयु समूह ही श्रेष्ठ आंसर है, उचित आंसर है, डी इसका उत्तर होगा। भारत में जनांकी इतिहास में महाविभाजन का वर्ष है। तो महाविभाजन का अर्थ होता है कि एक ऐसी लाइन, एक ऐसा वर्ष जिसके पहले और जिसके बाद में जनसंख्या वृद्धि की जो प्रक्रिया है, जो उसकी रूपरेखा है, उसमें काफ़ी अंतर पाया जाए। तो 1921 वह विभाजक वर्ष है। 1921 के पहले क्या होता है, अर्थात 1911 से 21 के मध्य जनसंख्या में तेजी से कमी आती है। 1921 के बाद जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होती है। तो और यह वृद्धि अभी तक होती जा रही है, अभी यह वृद्धि जो है अभी तक कायम है, वृद्धि होती जा रही है। और 1961 से 71 का जो दशक रहा है, अभी तक की सर्वाधिक वृद्धि इसी दशक में हुई है। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि लगातार 1921 के बाद हुई थी। 1921 को महान विभाजक या जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष की संज्ञा देते हैं, लेकिन ये भारत के परिप्रेक्ष्य में है, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में नहीं है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जनघनत्व बिहार में है। ठीक है, ये तो रटा रटाया प्रश्न है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात, देखिए अब प्रश्न ऐसे नहीं पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला राज्य, अब पूछ लेगा जो अधिकतम 5 जनघनत्व वाले राज्य कौन से हैं, या फिर पूछ लेगा न्यूनतम 5 जनघनत्व वाले राज्य कौन से हैं। तो आपको उसमें मेहनत करना है। तो 5 राज्यों का जो क्रम है उसके बारे में मैं एक PDF, एक वीडियो ले आऊँगा। आप लोग लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिसमें मैं जो महत्वपूर्ण वीडियोस होती हैं आपकी परीक्षा के लिए वही ले आता हूँ। तो टू द पॉइंट, परीक्षा ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड ही चीज़ें हमारे यहाँ आप पाएंगे। आप चैनल ज्वाइन कर लें। किसी दिन 1-2 दिन में मैं जनसंख्या संबंधित जितने आंकड़े हैं, वो महत्वपूर्ण आंकड़े जो पूछे जा सकते हैं आपकी परीक्षा में, वो मैं ले आ दूंगा। एक ही वीडियो में सब रहेगा।
तो फिलहाल ये जानते रहिए कि सबसे ज़्यादा जनघनत्व जो है बिहार में है, और सबसे कम जनघनत्व जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व दिल्ली में है, ठीक। और सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश जहाँ जनघनत्व सबसे कम है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ओवरऑल देखा जाए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तो दिल्ली में सर्वाधिक है और अंडमान व निकोबार में सबसे कम है। सॉरी, आपके अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है, मात्र 17 है। अगला प्रश्न है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बिहार। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात निम्नलिखित में से क्या है? तो भारत का लिंगानुपात जो है 943 है। अगर बाल लिंगानुपात पूछा है, अर्थात 0 से 6 वर्ष की आयु में लिंगानुपात पूछा है। देखिए बहुत लोग जानते हैं, अगर जो नहीं जानते हैं लिंगानुपात क्या होता है तो जान लीजिए, प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या जो है वो लिंगानुपात के रूप में जानी जाती है। तो 0 से 6 वर्ष की आयु में जो बाल लिंगानुपात है, अर्थात प्रति 1000 बालकों में बालिकाओं की संख्या कितनी है, तो यह और ज़्यादा कम है, 919 है। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पर जो पुरुष वर्ग की उच्च आयु वर्ग के लोगों की जनसंख्या का जो लिंगानुपात है वो जहाँ बढ़ा है, वहीं जो बाल लिंगानुपात है वो घटा है, ठीक है। दशक में जो दशक रहा है 2011 से 11 तक, उसमें घटाव हुआ है। उसी के बाद ही चिंता यह व्यक्त की गई बाल लिंगानुपात में कमी की, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से इसमें सुधार के प्रयास किए गए, जो परिलक्षित भी हो रहे हैं विभिन्न रिपोर्टों में। जो नीति आयोग की रिपोर्ट आए और तमाम रिपोर्ट आए, उसमें उसके परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। तो सरकार ने इस तरफ काफ़ी ध्यान अपना दिया है। इसके अलावा तमाम एनजीओज भी चल रहे हैं इसके पीछे, तो अब धीरे धीरे उसमें सुधार हो रहा है। आप देखेंगे 2011 से 21 में जो जनगणना आएगी, इस दशक में काफ़ी सुधार हुआ रहेगा। विशेषकर आप आश्चर्यजनक परिणाम देखेंगे हरियाणा में, जहां पर दोनों ही लिंगानुपात सबसे कम है अगर राज्यों की दृष्टि से देखा जाए तो। यदि जन्म एवं मृत्यु दर समान है तथा अंतः या बाह्य प्रयोजन नहीं होता है तो जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे क्या कहा जाता है? बहुत लोग स्थिर जनसंख्या को मार कराएंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। स्थिर जनसंख्या कैसे रहेगी? अगर जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रहा है, तो लोग जो जनसंख्या में शामिल हैं वो तो हट जा रहे हैं, दूसरे लोग शामिल हो रहे हैं, तो ये स्थिर जनसंख्या नहीं हुई थी। इसको कहेंगे जो शून्य जनसंख्या वृद्धि। क्या कहेंगे? शून्य जनसंख्या वृद्धि, ठीक। जितने थे उतने पैदा हो गए और कहीं पर गया नहीं कोई। प्रव्रजन मतलब कहीं पर आना जाना, कहीं पर गया नहीं कोई, वहीं पर है, तो इसको शून्य जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। कोई भी जनसंख्या में वृद्धि नहीं हुई। गत्यात्मक जनसंख्या भी नहीं कहेंगे। गत्यात्मक जनसंख्या होता है जनसंख्या में निरंतर वृद्धि, और जनसंख्या की स्थिरता वही मतलब स्थिर जनसंख्या भी नहीं कहेंगे इसको। निम्नलिखित संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम कहाँ पे है? ये स्त्री साक्षरता की बात कर रहा है, तो आपको पता है साक्षरता दर सबसे ज्यादा कहाँ पर है? केरल में है, राज्यों के क्रम अगर देखा जाए ओवरऑल तो। लेकिन और स्त्री साक्षरता सबसे ज्यादा कहां पर? यहाँ पे केरल नहीं दिया, ये संघ शासित राज्यों का पूछा है। अगर स्त्री साक्षरता पूछेगा तो भी उसका उत्तर केरल ही होगा, लेकिन यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है, तो सबसे ज्यादा स्त्री साक्षरता दर ये लक्षद्वीप में होगी। तो न्यूनतम स्त्री साक्षरता पूछा है तो सबसे उच्चतम कहाँ पे है? लक्षद्वीप में है। कुल स्त्री साक्षरता की अगर बात की जाए तो पहले स्थान पे केरल है, साक्षरता में भी केरल है, पुरुष में भी स्त्री में दोनों में और टोटल में भी। दूसरे स्थान पे मिजोरम है दोस्तों, और तीसरे स्थान पे लक्षद्वीप है स्त्री साक्षरता की बात की जाए तो। अगर कुल साक्षरता की बात की जाए तो केरल पहले स्थान पे रहेगा, उसके बाद आपका लक्षद्वीप रहेगा, और उसके बाद मिजोरम रहेगा। ये प्रतिशतता की दृष्टि से सबसे शीर्ष 5 साक्षरता वाले देखे जाएं तो। वहीं राज्यों की हम बात करें, अगर स्त्रियों की साक्षरता की बात करें तो केरल पहले स्थान पे, मिजोरम दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे लक्षद्वीप आ जाएगा। तो थोड़ा सा क्रम मिजोरम और लक्षद्वीप का स्त्री साक्षरता में बदल जाता है, दूसरे तीसरे पे हो जाता है, ठीक। ये चीज आपको याद रखनी है। अगर पूछा जाए न्यूनतम 5 साक्षरता दर वाले राज्य आपसे, तो बिहार में सबसे न्यूनतम साक्षरता दर है, सबसे कम साक्षरता दर बिहार में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। अगर पूछा जाए शीर्ष 5 केंद्र शासित साक्षरता वाले प्रदेश, तो सबसे ज्यादा लक्षद्वीप में, फिर दमन द्वीप में, ठीक है, फिर अंडमान निकोबार द्वीप, फिर दिल्ली, फिर चंडीगढ़। अगर पूछा जाए न्यूनतम 3 साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेश, तो दादरा एवं नगर हवेली में सबसे कम है साक्षरता प्रतिशत, और उसके बाद पांडिचेरी और फिर चंडीगढ़, ठीक है ना।
एक प्रश्न आ सकता है यहाँ से, और भी नोट कर लीजिए, हालांकि सारी चीजें मैं बाद में बताऊंगा एक वीडियो में। अगर पूछा जाए निरक्षर जो व्यक्ति हैं, निरक्षर जनसंख्या है, उसकी सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई, तो आप क्या उत्तर देंगे उसका? उसका उत्तर होगा राजस्थान। ठीक है। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो निरक्षर व्यक्ति हैं, निरक्षर जनसंख्या है, उसमें सर्वाधिक कमी 2001 से 2011 के मध्य किस राज्य में हुई? अभी हमने वृद्धि आपको बता दी कि निरक्षर व्यक्तियों की या जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि 2001 से 11 में राजस्थान में हुई। तो कमी कहां पर, किस राज्य में हुई, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और आपका उत्तर देखने के बाद फिर मैं उत्तर दूंगा। कमेंट बॉक्स ओपन कर रखा है, आप लोग टेस्ट में, सारे टेस्ट में कमेंट कर सकते हैं। न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले राज्य पूछा जाए, न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं, तो इसका उत्तर कई बार पूछा जा चुका है प्रश्न। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जो है न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले राज्य हैं। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य, देखिए अनुसूचित जनजाति जनसंख्या पूछा है, जब जनसंख्या पूछेगा तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। देखिए दो बात याद रखिएगा, एक पूछेगा जनसंख्या, अनुसूचित जाति और जनजाति की जनसंख्या पूछेगा, तो जनसंख्या और जनसंख्या प्रतिशत पूछता है, यहां पर जनसंख्या पूछे अर्थात लोगों की संख्या गिन लीजिए, वही प्रतिशतता क्या होता है? कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत या कितना भाग है अनुसूचित जाति और जनजाति का। तो दोनों ही टर्म्स में अंतर है और दोनों के उत्तर भी अलग अलग हैं। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य जो है वो आपका मध्य प्रदेश है। ठीक, मध्य प्रदेश सब में सबसे ज्यादा है, उसके बाद महाराष्ट्र में, फिर उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, इस ढंग से 5 राज्य हैं। अगर प्रतिशतता पूछे तो सबसे ज्यादा लक्षद्वीप में है अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशतता की, जिससे सबसे ज्यादा लक्षद्वीप में लगभग 95% है, फिर मिजोरम, फिर नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, इस क्रम से। ठीक है ना। अगर पूरे देश में पूछा जाए कि कितनी जनसंख्या है अनुसूचित जनजातियों की, तो 8.6% पूरे देश में जनसंख्या है अनुसूचित जनजाति वर्ग की। जनगणना वर्ष 2011 की दृष्टि से देश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ये केंद्र शासित प्रदेश पूछा है। ठीक, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला। तो देश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो दादरा एवं नगर हवेली में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजातियां रहती हैं। सबसे कम पूछे दोस्तों, तो यदि सबसे कम पूछे तो आपका उत्तर होगा दमन दीव। दमन दीव में सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत है, सॉरी जनसंख्या है। लेकिन इसके साथ मैं इसलिए लगाऊंगा क्योंकि पंजाब, चंडीगढ़, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली, और पुदुचेरी, ये 5 ऐसे राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर कोई भी अनुसूचित जनजाति लिस्टेड नहीं है। ठीक है, तो ये 5 ऐसे हैं। यदि जनसंख्या पूछी जाए जहां पर मौजूद है, उसके अनुसार दमन दीव में सबसे कम है जनसंख्या। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या निम्नलिखित किन राज्यों में प्रतिशत के संदर्भ में सर्वाधिक है? तो मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। हमने आपको वही बताया था कि सबसे ज्यादा लक्षद्वीप में है, लेकिन लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पे राज्य पूछा है तो राज्यों में दूसरे स्थान पे चूंकि मिजोरम था तो मिजोरम में सर्वाधिक है। ठीक है, कितना है? लगभग 94.4%। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? हमने ऊपर डिस्कस किया, लक्षद्वीप जो है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला केंद्र शासित प्रदेश ही नहीं बल्कि राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में भी सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजातियां प्रतिशत में यही रहती हैं। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले शीर्ष 5 राज्यों का अवरोही क्रम, यहां पर जाति जनसंख्या पूछी है। अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या दोस्तों उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, प्रतिशतता में पंजाब पहले स्थान पे है। पहली बात तो आप यह याद रखिए, यहां पे शीर्ष 5 राज्यों का अवरोही क्रम दिया है। अवरोहण मतलब क्या होता है? नीचे, ऊपर से नीचे। आरोहण मतलब होता है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ठीक है, आरोहण होता है और अवरोहण। ठीक, यहां पे अवरोहण पूछा अर्थात शीर्ष से नीचे की तरफ। तो अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले शीर्ष 5 राज्य सबसे ज्यादा कहां होगा? यहाँ उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। बाकी में उत्तर प्रदेश है नहीं पहले स्थान। फिर पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये 5 शीर्ष राज्य हैं। तो ये 13वां का सी इसका उत्तर हो जाएगा।
जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले राज्यों संघ शासित प्रदेशों का आरोही क्रम यहाँ पर पूछा है। और यहाँ पे क्या पूछा है, जनसंख्या वाले न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले राज्यों संघ शासित प्रदेशों का आरोही क्रम। तो ये उत्तर हो जाएगा दोस्तों मिजोरम। देखिए मिजोरम में ही, इसमें जो 4 दिए हैं, इसमें मिजोरम ही एक ऐसा है जहां पर अनुसूचित जाति की जनसंख्या पाई जाती है, बाकी में तो अनुसूचित जातियां है ही नहीं। याद रखिएगा अब कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इसके अलावा लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन चारों राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जातियां नहीं पाई जाती, लिस्टेड नहीं है। तो यहाँ केवल यही उत्तर हो जाएगा मिजोरम में, तो वैसे ही कम है, फिर नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, फिर लक्षद्वीप। ठीक, यही उत्तर होगा आपका। अगला प्रश्न है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले राज्यों का प्रतिशत अवरोही क्रम में पूछा है। अवरोहण मतलब नीचे से ऊपर, अवरोहण मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। अब यहां प्रतिशतता में पूछा है दोस्तों, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। प्रतिशतता और जनसंख्या में मैंने आपको अंतर बताया, इसमें अंतर नहीं करेंगे तो गलत हो जाएंगे। प्रतिशतता में सबसे अधिक प्रतिशत कहां पर है, पंजाब में मैंने बताया, तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि पंजाब और किसी में पहले स्थान पर नहीं है। तो पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और चौथे स्थान पे उत्तर प्रदेश। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार देश में न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत वाला जो राज्य दोस्तों वो मिजोरम है। ठीक है, 0.09% यहाँ की जनसंख्या है। ठीक है ना, तो मिजोरम इसका उत्तर होगा। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार देश के किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में स्त्री साक्षरता सबसे कम पाई जाती है? तो सबसे कम स्त्री साक्षरता ये बिहार में पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, बिहार में सबसे कम स्त्री साक्षरता पाई जाती है। न्यूनतम साक्षरता भी बिहार में ही पाई जाती है। ठीक है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता भी आपके बिहार में पाई जाएगी, और न्यूनतम स्त्री जनसंख्या साक्षरता भी बिहार में पाई जाती है। अगर उच्चतम पूछा जाए तो केरल में, पुरुष स्त्री दोनों के संदर्भ में केरल सबसे ऊपर है। अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो न्यूनतम में दादरा एवं नगर हवेली में सबसे न्यूनतम है, और ऊपर के केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो सबसे ज्यादा लक्षद्वीप में है, फिर दमनद्वीप में। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात केरल का है। ठीक है ना, केरल का। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार देश में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य तो हरियाणा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात कितना है? 919 है, अभी हमने चर्चा की थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यह भी आपका हरियाणा है। तो 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम जनसंख्या भी हरियाणा में पाई जाती है। सॉरी, ये प्रतिशत में है। ठीक है ना, न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत ये हरियाणा में है। ठीक, कुल जनसंख्या में इस जनसंख्या का कितना प्रतिशत है उसमें। जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार शीर्ष लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यह दोस्तों है दमनदीव। ठीक है, सॉरी, शीर्ष लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी है। ठीक है, पुदुचेरी में शीर्ष सबसे ज्यादा है। सबसे कम पूछा जाए तो आपका दमनदीव है। ठीक है, सबसे कम। अगर पूरे राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में पूछा जाए तो भी सबसे कम दमनदीव, अर्थात हरियाणा से भी कम रहेगा वहां। और ऐसा नहीं कि हरियाणा जो है दमनदीव के बाद आता है। दमनदीव के बाद आपका दादरा नगर हवेली, चंडीगढ़, यहाँ भी जो लिंगानुपात है वो यहाँ से कम है। चंडीगढ़ का भी लिंगानुपात हरियाणा से कम है। ठीक है ना, हरियाणा का केवल राज्यों में देखा जाए तो लिंगानुपात सबसे कम था। अभी 2001 से 11 तक आप देखेंगे काफी हरियाणा में परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा। सॉरी, 11 से 21 वाला जो जनगणना आएगी, अगली जो जनगणना होने वाली है, उसमें आप काफी परिवर्तन देश में देखें। लिस्ट में आप जाकर के बार बार वीडियोस को अवश्य देखें। बार बार देखने से क्या होगा कि जो चीजें हम अलग से बताते हैं उससे आपको ज्यादा लाभ होगा। ठीक है, पीडीएफ से उतना लाभ आपका नहीं हो पाएगा। तो चलिए शुरू करते। भारतीय संसदीय प्रणाली की विशेषताएं हैं। तो देखिए, ये पांचों जो प्रणालियां, जो पांचों बातें दी हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि 5 के 5 ऑप्शंस किसी न किसी परिप्रेक्ष्य में सही रहते हैं।
तो ये पांचों जो लक्षण दिए हैं भारत में पाए जाते हैं, भारत की शासन प्रणाली में, भारत के संविधान में कहीं ना कहीं ये लक्षण पाए जाते हैं, मौजूद हैं। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और ऑप्शन देखने के बाद तो और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि अगर ऑप्शन यहाँ देता है 1 2 3 4 5 तो निश्चित रूप से आप वही ऑप्शन टिक कर देते और अंततः आप गलत हो जाते। गलत क्यों हो जाते? कि यहाँ पर संसदीय प्रणाली की विशेषताएं पूछा है, भारत के शासन की विशेषताएं या भारत के संविधान की विशेषताएं न पूछ करके यहाँ पर भारत के संसदीय प्रणाली की विशेषताएं पूछा है। तो शासन की 2 प्रणालियां होती हैं, संसदीय और अध्यक्षीय। अध्यक्षीय प्रणाली जैसे अमेरिका में है, संसदीय प्रणाली जो भारत में इंग्लैंड के माध्यम से, इंग्लैंड से ली गई है। ठीक है, तो भारत में जो संसदीय प्रणाली है उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं जो आपको देखने को मिलती हैं? तो स्वतंत्र न्यायपालिका ये संसद की विशेषता नहीं है, संसदीय प्रणाली की विशेषता न होकर ये हमारे संविधान की विशेषता है। ठीक है, न्यायपालिका की विशेषता है कि ये स्वतंत्र है। ठीक, कार्यपालिका की विधायिका के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी, ये आपको देखने को मिलता है। कार्यपालिका अर्थात जो मंत्रिमंडल होता है, और विधायिका अर्थात जो सांसद होते हैं, अर्थात जो संसद में चुनकर जो लोग आते हैं, सांसद होते हैं। ठीक है, और विधायिका यानी संसद आपकी। ठीक, तो कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल जो होता है संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, अर्थात विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। बिल्कुल सही है। और यह जो उत्तरदायित्व होता है, यह जो जिम्मेदारी होती है, ये सामूहिक रूप से भी होती है और यह व्यक्तिगत रूप से भी होती है। दोनों तरह की जिम्मेदारी, दोनों तरह का उत्तरदायित्व हमको देखने को यहाँ पे भारतीय शासन प्रणाली में, संसदीय शासन प्रणाली में मिलता है। चूंकि डायरेक्ट जनता जो है यहाँ पर, चूंकि लोकतंत्र का जो मूल भाव है लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के माध्यम से शासन, तो लोग तो डायरेक्ट इतनी भारी जनसंख्या में शासन तो नहीं कर सकते, तो प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रतिनिधि चुनते हैं, सांसद के माध्यम से उनके द्वारा शासन में भागीदारी लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व जो निर्धारित किया गया है लोकसभा मंत्रिमंडल का, सरकार का एक प्रकार से, तो वो अप्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी हो जाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से विधायिका के प्रति, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी हो जाते हैं। तो इस तरह से उत्तरदायित्व ये लोकतंत्र की एक प्रमुख विशेषता है, भारतीय लोकतंत्र की। ठीक है, संसदीय लोकतंत्र की। फिर लिखित संविधान, यह भी भारत की विशेषता है, यह भारतीय संविधान की विशेषता है, लेकिन यह संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। विधायिका और वास्तविक कार्यों की मौजूदगी, विधायी और वास्तविक कार्यकारियों की मौजूदगी, बिल्कुल विधायी कार्यकारी भी यहाँ पर पाए जाते हैं और वास्तविक कार्य, विधायी मतलब जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं, अर्थात हमारे जैसे राष्ट्रपति हो गए, और कार्यकारियों की मौजूदगी होती है, जो कार्यपालक, जो कार्यकारी प्रमुख होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री हो गए। तो इन दोनों की मौजूदगी विभिन्न रूपों में पाई जाती है। ठीक, ये भी संसद की विशेषता है। फिर कार्यपालिका की विधायिका के प्रति व्यक्तिगत जिम्मेदारी, यह भी भारतीय संविधान में निर्धारित है। तो ये संसद की जो विशेषताएं हैं वो केवल 2, 4 और 5 हैं, बाकी भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। तो भारतीय संविधान की विशेषता पूछेगा तो ये पांचों हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर संसदीय प्रणाली की विशेषता पूछेगा तो 2, 4 और 5। तो अंतर समझिएगा। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा, अभीष्ट उत्तर सी हो जाएगा, 2, 4 और 5। सांसदों को प्राप्त निम्नलिखित में से वह कौन सा उपाय है जो विधिवत निर्धारित नहीं है? तो सांसदों को प्राप्त निम्नलिखित में से कौन सा उपाय है जो विधिवत निर्धारित नहीं है? तो शून्य काल का निर्धारण विधिवत, अर्थात विधिवत मतलब विधि के द्वारा, कानून के द्वारा या नियम के द्वारा। ये ऐसा कोई नियम नहीं है, ये प्रचलित चीज है, ये परंपरागत है, परंपरा बन गई है शून्य काल की। ठीक है, निम्न में से कौन सी समिति केवल निचले सदन की है? तो आश्वासन समिति, प्रत्यायोजित विधान संबंधी समिति, लोक उपक्रम समिति, प्राक्कलन समिति। तो इसका उत्तर होगा प्राक्कलन समिति। ये केवल इसमें लोकसभा के ही सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में, बाकी दोनों सदनों के सदस्य इन तीनों के सदस्य होते हैं। तो प्राक्कलन समिति सिर्फ लोकसभा या निचले सदन, लोकसभा को निचला सदन कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। तो प्राक्कलन समिति वो निचले सदन की समिति है, अर्थात लोकसभा की समिति है, जिसमें लोकसभा के ही मेंबर रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ये आपके संवैधानिक विकास में, भारत के संविधान विकास में विभिन्न जो अधिनियम, जो विभिन्न सुधार लाए गए अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए, तो उन्हीं में से है क्या क्या सुधार किस किस अधिनियम में हुए, ये आपको देखना है। 1909 का अधिनियम चुनाव का सिद्धांत, ये गलत है दोस्तों। इसमें जोड़ा सही है पूछ रहा है ना, कौन सा जोड़ा सही है? तो ये तो गलत है आपका। चुनाव का जो सिद्धांत आता है वो सर्वप्रथम 1892 के अधिनियम में आता है। 1892 के अधिनियम में, ये आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है।
अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली की शुरुआत हो जाती है, उसमें बात की जाती है 1892 में। इसलिए चुनाव के सिद्धांत को सर्वप्रथम लाया जाता है। बाद में 1909 में सूक्ष्म रूप से उसको अपनाया भी जाता है। वर्ष 1919 का अधिनियम जो होता है यह प्रांतीय स्वायत्तता संबंधित नहीं है, अर्थात वर्ष 2019 में क्या किया जाता है, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की जाती है। प्रांतीय स्वायत्तता संबंधित है 1935 और राज्यों में द्वैध शासन संबंधित है 1919 से। तो ये दोनों भी गलत हो जाते हैं। फिर अगला आता है वर्ष 1947 का अधिनियम जिम्मेदार सरकार। तो 1947 में जो अधिनियम आया था, ठीक, उसके माध्यम से उत्तरदायी, भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की बात की गई थी। यह बिल्कुल सही है, डी इसका उत्तर होगा। राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया में मताधिकार प्रयोग किन के द्वारा होता है? तो सिर्फ चुने हुए, याद रखिएगा, सिर्फ चुने हुए सदस्य ही भाग लेते हैं। तो संसद के अर्थात मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। तो संसद और राज्य विधानमंडलों के चुने हुए सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो यह बी इसका उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो कौन सही सुमेलित है? विभिन्न अवधारणाएं हैं। नियतिवादी अवधारणा कार्ल रिटर ने दिया है, यह बिल्कुल सही है। संभववादी अवधारणा हम्बोल्ट ने नहीं दिया है, ये किसने दिया है? फैब्रे ने दिया है। याद रखिएगा, फैब्रे ने संभववादी अवधारणा दिया है। और नवनियतवादी अवधारणा ये ग्रिफिथ टेलर ने दिया है, बिल्कुल सही है। तो इसका जो उत्तर होगा 1 और 3 ही सही है, तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा गलत है। दूसरा संभववादी अवधारणा का प्रतिपादन फैब्रे ने किया था। पुरानी जलोढ़ मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? देखिए, पुरानी जलोढ़ मृदा और नवीन जलोढ़ मृदा, दो तरह की जो जलोढ़ मृदाएं होती हैं, प्रमुख जलोढ़ मृदाएं। इसमें जो पुरानी जलोढ़ मृदा है इसको बांगर कहा जाता है और नई जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। तो पुरानी जलोढ़ मृदा या आपसे बांगर पूछ ले तो इसका विस्तार कहाँ पे है? तो इसका विस्तार हरियाणा और पंजाब में देखने को मिलता है। ठीक है ना, बी ए इसका उत्तर हो जाएगा। कंप्यूटर के जनक कौन है? ये बहुत आसान प्रश्न है, चार्ल्स बेबेज। भारत के संविधान के उद्देश्यों में एक आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है। तो कई तरह के उद्देश्य हैं। उद्देशिका में विभिन्न प्रकार के उद्देश्य हैं, जिसमें न्याय की बात की गई है, समानता की बात की गई है और स्वतंत्रता की बात की गई है। तो प्रस्तावना के अलावा कहाँ पर की गई है न्याय की बात, आर्थिक न्याय की बात? तो आप यदि देखें ध्यान से तो आर्थिक न्याय की बात आपको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में देखने को मिलेगी, जहां पे आर्थिक रूप से लोगों को सुदृढ़, चाहे स्त्री हो, कमजोर वर्ग हो, इन सब के लिए विशेष व्यवस्था करने की बात राज्य को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उसके लिए नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं। तो प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है। भारतीय संघ के केंद्रीय प्रवृत्ति अभिमुख संघ की, भारतीय संघ को केंद्रीय प्रवृत्ति अर्थात केंद्र की तरफ झुका हुआ अभिमुख संघ की संज्ञा किसने दी थी? तो किसने दी थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, आइवर जेनिंग्स ने दी थी। एक प्रश्न अभी हाल ही में पूछा गया था, आपकी यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न है ये। ठीक है, यहां से इस टॉपिक से प्रश्न बनता ही बनता है। तो अब आपको विभिन्न जो भारत की प्रणालियां हैं, भारत की जो विशेषताएं हैं शासन प्रणाली की, उससे संबंधित जो विशेष कथन दिए गए हैं, जो फेमस हैं, जो प्रसिद्ध हैं, वो हालांकि हम जब पॉलिटी पढ़ाएंगे तो आपको पूरा बताएंगे कि किसने क्या क्या कथन दिया है। तो यहाँ पर जो कथन है ये आइवर जेनिंग्स के कथन से संबंधित है। ठीक, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो साक्षरता दर पूछा है जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार, तो बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है, कल हमने आपको बताया भी था। बिहार राज्य की साक्षरता दर है कितनी? जो लोग बिहार बीपीएससी देते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है प्रश्न। 61.8% मात्र साक्षरता दर है। भारत सरकार अधिनियम, कल हमने एक प्रश्न पूछा था आपसे, एक प्रश्न बताया था कि सबसे ज्यादा निरक्षरों की संख्या में वृद्धि कहाँ हुई? तो संख्या जो निरक्षरों की सबसे ज्यादा बढ़ी है वो राजस्थान में बढ़ी है, लेकिन सबसे कम, जहां सबसे घटी है निरक्षरों की संख्या सबसे ज्यादा घटी कहां पर है पिछले 2001 की तुलना में? तो वह राज्य है अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसी का उत्तर आपको देना था, शायद एक लोगों ने दिया भी था, तो उत्तर प्रदेश उसका उत्तर होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य तत्वों में सम्मिलित थे। भारत सरकार अधिनियम जो 1935 आया था, आपको पता है, यह नियम जो है अधिनियम 1935, ये सबसे प्रमुख अधिनियम भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में माना जाता है, क्योंकि 2/3 लगभग जो भाग है वो ज्यों का त्यों
थोड़ा बहुत अंतर के साथ इसी अधिनियम से ले लिया गया था, जो अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। तो भारतीय संविधान के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, सब कुछ एक प्रकार से 2/3 जो है बातें वो यहीं से मिल गई। यह लेना है, इसको लेने का एक कारण भी था दोस्तों। इसको लेने का कारण था क्योंकि इससे एक तो तब के लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई, जो तब के नेता थे जो सुधार चाहते थे भारत में, ठीक है, भारत में एक उत्तरदायी शासन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे, वो उनके भावनाओं के अनुरूप जो चीज़ें थी जो 1935 के अधिनियम में लाई गई थी, जब अंग्रेज यह जान चुके थे कि हमको हो सकता है भविष्य में भारत को छोड़कर जाना पड़े, ठीक है, लगभग ये स्थिति आ रही थी, तो धीरे धीरे वो भारत को जो है और ज़्यादा चीज़ें जो है भारत के संदर्भ में भारतीय नेताओं की मांगों को मानने लगे थे कि ये सब जो है हमें बर्दाश्त कर सके, ठीक है, और ज़्यादा नियमों में ढील देते हैं और ज़्यादा अधिकार देते हैं। तो 1935 की जो अधिनियम है उसमें जो बातें थी मैक्सिमम, उसको यों का त्यों या कुछ परिवर्तनों के साथ भारतीय संविधान में भी ले लिया गया। तो इसमें क्या क्या प्रमुख तत्व थे? तो एक संघ का प्रावधान, बिल्कुल एक संघ का प्रावधान था, हालांकि अखिल भारतीय संघ का प्रावधान जिसमें किया गया था, वो जो देशी राज्य थे, जो रियासतें थी, वो इसमें सम्मिलित नहीं हुई, जिसके कारण ये योजना सफल नहीं हो पाई, लेकिन इसका प्रावधान था, ये सही है। प्रांतों को स्वायत्तता देना, यह भी था। जो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित कर दी गई थी 1919 के अधिनियम में, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, तो प्रांतों को स्वायत्तता देने की बात 1935 में आई और प्रांतों को स्वायत्त कर दिया गया, द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई, ठीक है। लेकिन केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। प्रांतों में द्विशासन शासन की प्रस्तावना ये बिल्कुल गलत है, द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था प्रांतों में। केंद्रीय विधायिका को संप्रभुता प्रदान करना, यह भी बिल्कुल गलत है। केंद्रीय विधायिका को संप्रभुता नहीं दी गई थी, ठीक है, उसको ये संसद के प्रति उत्तरदायित्व होती थी या गवर्नर के प्रति उत्तरदायित्व होती है। और गवर्नर को गवर्नर कौन करता था? जो संसद थी, ब्रिटेन की संसद थी वो। तो केंद्रीय विधायिका भी संप्रभु नहीं थी। तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वो होगा 1 और 2, केवल मात्र 1 और 2, ए इसका उत्तर होगा। भारत में योजना अवकाश की अवधि, योजना अवकाश मतलब जो 5 वर्षीय योजनाएं थी, जैसे 52 से शुरू हुई, 52 से 57, 57 से 62, 62 से 67, इस ढंग से योजनाएं थी। तो इसमें से योजना अवकाश की अवधि कौन सी थी? तो वर्ष 1966 से 69 ये योजना अवकाश की अवधि थी। इसमें कोई पंचवर्षीय योजना नहीं, इसमें वार्षिक योजनाएं चलाई गई। योजना अवकाश का, इसमें कोई योजना नहीं चलाई गई, इसमें कुछ वक्त इंतजार किया गया, वेट किया गया, सुधार किए गए इसमें तमाम तरह के। इसी के अंतर्गत आपका जो है, इसी समय आपका हरित क्रांति आई थी, ठीक। तो यह योजना अवकाश की अवधि थी 1966 से 69। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? तो दिनेश गोस्वामी कई बार पूछा जा चुका है, यह निर्वाचन सुधारों से, चुनाव आयोग में या चुनावों में सुधार से संबंधित थी दिनेश गोस्वामी समिति। बी, यद्यपि कॉफी और चाय दोनों की खेती पहाड़ी ढलानों पर की जाती है, तथापि फिर भी इनकी कृषि के संबंध में इन दोनों में कुछ अंतर पाया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन है ये कॉफी और चाय के संबंध में? तो दोनों में एक समानता है कि खेती पहाड़ी ढलानों पर की जाती है, लेकिन कुछ अंतर जो पाया जाता है वो यह है दोस्तों, कथन पहले पढ़ लेते हैं। कॉफी के पौधे को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की और उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जबकि चाय की खेती उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय दोनों क्षेत्रों में की जा सकती है। तो यह बिल्कुल सही है दोस्तों। कॉफी जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही उगाई जा सकती है, आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, लेकिन चाय की जो खेती है उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय दोनों जगह आपको चाय की खेती देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो यह बिल्कुल सही है पहला। दूसरा, कॉफी बीजों के द्वारा प्रवर्धित की जा सकती है, लेकिन चाय केवल डाली कलम के द्वारा प्रवर्धित की जाती है, यह भी बिल्कुल सही है। कॉफी के बीज होते हैं, बीजों के द्वारा यह वर्धन होता है, इनका विकास किया जा सकता है, लेकिन चाय के लिए डाली जो कलम जो उनकी होती है उनसे चाय का वर्धन होता है। तो यह भी बिल्कुल सही है। तो एक और यहाँ दोस्तों 2 कर लीजिए, 3 संख्या कर दी है, ठीक है। तो 1 और 2 दोनों ही सही है, ठीक है।
ये कथन दिए गए इन पे विचार करना है। प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्तरों में पाई जाती है, बिल्कुल नहीं। गोंडवाना संस्तर ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो पहला गलत है। अभ्रक प्रचुर मात्रा में, देखिए प्राकृतिक गैस तेल वगैरह ये सब औषधि शैलों में पाए जाते हैं, औषधि चट्टान जहां पर है वहां पर पाए जाते हैं, ठीक है ना, तो पहला गलत है। दूसरा है अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा, कोडरमा कहाँ है, झारखंड में पाया जाता है, बिल्कुल सही है, अभ्रक के लिए ही प्रसिद्ध है कोडरमा, ठीक, तो बिल्कुल सही है। दूसरा धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, ये भी गलत है, ठीक है। विभिन्न खनिजों के लिए खनिज जो धातु अयस्क है उनके लिए प्रसिद्ध है धारवाड़, न कि खनिज तेल के लिए, तो केवल दूसरा ही सही है, अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है, तो बी इसका उत्तर हो जाएगा, 40 का बी। फिर जनगणना वर्ष 2011 के जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो इसका तो उत्तर आप सबको पता है, केरल है, ठीक है। फिर जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार केरल राज्य की साक्षरता दर कितनी है, तो केरल राज्य की साक्षरता दर 94% है, जो जनगणना 2011 में हुई थी उसके अनुसार। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है, चाइना का पहला है। ये सब सरल प्रश्न है, कल के प्रश्न जनगणना के बहुत स्पेशल थे, उसको जरूर देखिए कल वाला वीडियो। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है, तो किसकी सबसे कम है, लक्षद्वीप की जनसंख्या जो है सबसे कम है, ठीक है ना, लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, WTO की स्थापना 1995 में हुई थी, ठीक है। WTO का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। पूंजी निर्माण धीमी गति से होने का क्या मतलब, अगर पूछा कहा जाए कि पूंजी निर्माण, जैसे अभी कहा जा रहा है पूंजी निर्माण भारत में धीमी गति से हो रहा है, तो इसका अर्थ क्या है, तो इसका सीधा अर्थ होता है आर्थिक विकास की गति का मंद होना। वर्तमान में आर्थिक विकास की गति मंद है भारत में, ठीक, तो इसीलिए कहा जा रहा है पूंजी निर्माण की गति धीमी है, ठीक। तो आर्थिक विकास की गति तेज होगी, तो इसका मतलब है पूंजी निर्माण तेजी से हो रहा है, तो बी इसका उत्तर होगा। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये वृद्धि पूछ रहा है, तो इसका होगा सी, 16% की लगभग वृद्धि हुई है पुरुष साक्षरता दर में। ध्यान देने वाली बात है कि महिलाओं की साक्षरता में पुरुषों की साक्षरता की तुलना में ज्यादा वृद्धि हुई है। भले ही महिला साक्षरता टोटल अगर मिलाकर देखी जाए तो पुरुषों की साक्षरता की तुलना में कम है, लेकिन अगर 2001 की तुलना में 2011 में देखा जाए तो महिला साक्षरता पुरुषों की साक्षरता में जो वृद्धि हुई उसकी तुलना में ज्यादा बढ़ी है, ठीक। संघ लोक सेवा आयोग की उत्पत्ति से संबंधित अधिनियम निम्नलिखित में से कौन सा है, तो संघ लोक सेवा आयोग की उत्पत्ति किस अधिनियम की पैदाइश है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो 1919 के अधिनियम में संघ लोक सेवा आयोग जैसी किसी संस्था की बात की गई थी, और बाद में इसी की परिणति संघ लोक सेवा आयोग के रूप में आपको देखने को मिलती है। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो ये जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है, तो घनत्व जो है जनसंख्या घनत्व दिल्ली का सबसे अधिक है। राज्य केंद्र शासित प्रदेश कुछ भी ले लीजिए, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व दिल्ली का ही है। अगर राज्यों में केवल पूछा जाए तो बिहार में। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार दिल्ली का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो जनसंख्या घनत्व दिल्ली का 1,12,976 है, तो बहुत ज्यादा है जनसंख्या घनत्व, ठीक है। सॉरी दोस्तों 11,297 है, ठीक है ना, ये 0.6 कर लीजिए, ये पॉइंट नहीं दिया यहाँ पे, 11,297.6, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर में इतनी जनसंख्या रहती है दिल्ली में, तो सबसे ज्यादा है। निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला निचयों या निकायों या डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है, जहां पे कोयला, तो गोंडाना हमने अभी आपको बताया था 51 का, बी आपका यह उत्तर होगा। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, भारत का जनसंख्या घनत्व बढ़कर के अब 382 हो गया है, कितना 382, पहले कितना था 305, पहले जो है इसके पहले 325 थी, 57 बढ़ गई 382 हो गई, ठीक है। 2001 में 325 थी। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, सबसे ज्यादा बिहार का है। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में, जो लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी थी विभाजन परिषद, जिसमें भारत और पाकिस्तान को अलग किए जाने का फैसला लिया जाना था, विभाजन किया जाना था जब, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व उसमें किसने किया था, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो किसने किया था,
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने और जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इन दोनों लोगों ने उसका प्रतिनिधित्व किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ठीक है। फिर विश्व में ऐसे कौन कौन से देश हैं जिनकी जनसंख्या 1 अरब से अधिक है? कौन कौन से ऐसे देश हैं? तो निश्चित रूप से 2 ही हैं, चीन और भारत। ठीक है ना, इन दोनों की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। ठीक, तो ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, इनके उत्तर भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, आपको अलग से करने की आवश्यकता नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया हुआ है लिंक, वहाँ से आप चले जाइए और विभिन्न जो हमारे ग्रुप्स हैं उसमें हम शेयर कर देंगे चीज़ों को। बहुत बहुत धन्यवाद।